जय मानोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 28 के नगर सेवक गौरव चोपड़ा जी। गौरव चोपड़ा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी। गौरव चोपड़ा जी, पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद जी को एक पद्म भूषण दिया गया। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज़ को लेकर इतराज़ जताया जा रहा है और कुछ नेता ये कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को वो जो पद्म भूषण मिला है वो उन्हें वापस कर देना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को इस अचीवमेंट के ऊपर, इस अवार्ड के ऊपर, जो हमारा तीसरा अवार्ड होता है, इसके ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि आज़ाद साहब को अवार्ड क्यों दिया गया। जो लोग आज ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। टिप्पणी करना आसान है, किसी को क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन अगर किसी को कुछ अचीवमेंट मिली है, अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, तो उसके पीछे देखें कि उन्हें अवार्ड क्यों मिला। आज़ाद साहब की जो सेवा, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में हो और चाहे कांग्रेस पार्टी में हो, आज़ाद साहब के ऊपर 30 से ऊपर आतंकी हमले हुए। बड़े सारे उनके साथ में जो सुरक्षा बल थे वो घायल भी हुए, शहीद भी हुए। उनकी किस्मत अच्छी थी। आज़ाद साहब ने ही पंजाब के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म करने में आज़ाद साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। और तब जब वो इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने वहाँ से बतौर अपना रिज़ाइन किया एज ए मिनिस्टर और पंजाब में गए, वहाँ पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए और वहाँ से मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। आज़ाद साहब ही हिंदुस्तान के ऐसे मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को पोलियो फ्री भारत करवाया। ये फ़ख्र अगर किसी ने महसूस करवाया तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने करवाया। अक्षय जी, जो आज़ाद साहब के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बतौर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितने मेडिकल कॉलेजेस दिए। आज जो आप एम्स देख रहे हैं, आप जो मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गुजरात में अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज दिए तो गुजरात में बतौर हेल्थ ऑफिसर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी कॉलेज और जो हॉस्पिटल्स हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए। जो लोग इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी प्रणब मुखर्जी के ऊपर टिप्पणी की? प्रणब मुखर्जी को भी तो पद्मश्री अवार्ड जो देने वाले वो मोदी सरकार थी। उनके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी की गई? क्यों आज़ाद साहब के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई? और मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं वो जानबूझकर किसी न किसी साजिश का शिकार हुए हैं। उनको खुद नहीं मालूम वो टिप्पणी में क्या करना चाहते हैं। जब वो फेम में आना चाहते हैं, अपना चमचागिरी कर किसी को साबित करना चाहते हैं कि हम देखो जी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम। और जो लोग कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये जाना कि हमने पार्टी के अनुशासन को ख़राब किया, हमने पार्टी के खिलाफ़ जाकर इलेक्शन लड़ा, चाहे वो कोई भी हो। आपको इस बात को मानना चाहिए कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता जिनका कोई मुकाबला नहीं, आज अपोजिशन वाले, आज हिंदुस्तान की सरकार जो है उनको सम्मानित कर रही है, तो इट मीन्स कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कुछ किया है। आपका क्यों नहीं नाम आया उस अवार्ड के लिए? आपके बाकी साथियों का नाम क्यों नहीं आया? वो इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शायद उनको लगता था कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि उन्होंने जीवन में अभी कुछ नहीं किया। अगर कल गौरव चोपड़ा बोलेगा कि भाई मुझे पद्मश्री अवार्ड दे दो, तो क्या किया गौरव चोपड़ा ने? भैया पहले ये तो पूछो। गलियां नालियां बनाई हैं, लोगों की सेवा की है, अभी बड़ी उम्र करनी है। हमने कौन सी अपनी ज़िंदगी दे दी? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो 40-45 साल सियासत को दे दिए, लोगों की सेवा करने के लिए दी। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास अपना खुद का घर नहीं है।
ना जम्मू के अंदर ना कश्मीर के अंदर। दिल्ली के अंदर वो सरकारी कोठी में रह रहे हैं, जम्मू के अंदर सरकारी कोठी है, कश्मीर के अंदर सरकारी कोठी है, गेस्ट हाउस में वो रहते हैं। इतनी सेवा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दी और कांग्रेस के बड़े सारे मुख्यमंत्रियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। क्यों नहीं उनका नाम कंट्रोवर्सी में लाया गया? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो अचीवमेंट्स की हैं, जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की जनता के लिए की, वो कभी नहीं भूल सकते। जितने डिस्ट्रिक्ट बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने जम्मू कश्मीर के दिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिए। आप बताएं, इतने चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के रहे, कितने प्रधानमंत्री रहे, एक भी सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी दे पाए? आपको शायद याद होगा अक्षय जी, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे इसके ऊपर कितनी नॉलेज है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, जो आज के भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं रविंदर राणा जी, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे थे जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा से। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन भी किया, वहाँ से बड़ा कुछ किया, बड़ा वहाँ धरने प्रदर्शन हुए, शायद पता नहीं वहाँ डिस्ट्रिक्ट बन गया। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होते तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनता। गुलाम नबी आज़ाद साहब की अचीवमेंट्स को देखते हुए उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला और उसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर खुश है, आंखें बिछाए बैठा है, स्वागत करने के लिए बैठा है। गौरव जी, आपको मालूम होगा कि इन दिनों एक मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, खसरा नंबर 1193। मेरे को लगता है कि शायद पूरे जम्मू को ये खसरा नंबर याद हो चुका होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रूपनगर सेक्टर 6 न्यू में एक खसरा नंबर है 1193। वहाँ पर पीला पंजा चलाया जेडीए ने। जेडीए कहती है कि वो हमारी लैंड है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अच्छा, जेडीए ने उस लैंड को अलॉट भी कर दिया है 127 फैमिलियों को, उनसे पेमेंट भी ले ली है, लेकिन वो लोग आज तक वहाँ पर मकान नहीं बना पाए। इस सारे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए अक्षय जी, इस मुद्दे के ऊपर तो मैं कहूँगा कि बिग फेलियर ऑफ जेडीए। जेडीए का फेलियर मैं इसलिए कहूँगा कि क्या आज जेडीए किसी के इशारे पे काम कर रहा है? क्या आज जेडीए जम्मू के अंदर हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है? ये सारी बातें नहीं उठ कर आती अगर जेडीए पीला पंजा डॉक्टर निर्मल सिंह के घर के ऊपर चलाते हैं। जो नोटिफिकेशन उनको दिया गया, उनको स्टे लाने का भी पूरा मौका दिया, हर चीज़ दी। पूरे जम्मू शहर ने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर निर्मल सिंह, जो भाजपा के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, पूर्व स्पीकर रहे, उनके घर को किस तरह बचाया गया जेडीए द्वारा। वहाँ पीला पंजा चलता तो शायद आज हम किसी भी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन को या आंसर को पैदा नहीं करते। जो लोग वहाँ धरना दे रहे हैं शायद वो भी धरना नहीं देते। गौरव जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों युवाओं पर लाठियां मारी जा रही हैं, वो अपने हक के लिए बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जब वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। और आज एक नया आर्डर जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकला है कि अक्टूबर 2019 से पहले की जो भी पोस्ट रेफ़र की गई थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर ली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोज़गारी दर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। कैसे दिखते हैं? देखिए अक्षय जी, बेरोज़गारी तो ख़त्म हुई नहीं और रोज़गारों को भी बेरोज़गार कर दिया इस सरकार ने। जिस प्रकार देश की सेवा करने के लिए वो बॉर्डर बटालियन फोर्स में जो ज्वाइनिंग करने के लिए बच्चों ने प्रदर्शन किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बड़ी निंदा की बात है। वो देश का भविष्य है, अपनी रोज़ी रोटी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनको लाठियां दे रहे हैं। ऑर्डर जो निकाल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, इस बात को समझने की ज़रूरत है तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, कि इस सरकार की पॉलिसी देखें। आपने पीले पंजे की बात कही, मैं एक बार पीले पंजे की बात कहना चाहता हूँ। सिद्धड़ा के अंदर क्या हुआ? जिन्होंने रोज़गार को पैदा किया उनके ऊपर पीला पंजा चलाया। जब वो रोज़गार पैदा कर रहे थे तब उनको वहाँ बताया नहीं गया कि ये जेडीए की लैंड है, ये फॉरेस्ट की लैंड है, ये स्टेट लैंड है, या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लैंड है। जब वहाँ स्टैब्लिश हो गए, जब उन्होंने जम्मू के बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दिया, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े,
तब आपने वहाँ पीला पंजा चला दिया। उसके बाद आपने देखा शिवाजी चौक में क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा रूपनगर के अंदर क्या हुआ। रूपनगर के अंदर अगर आपने लॉटरियाँ निकाली, क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि वहाँ पे वो लोग बैठे? क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अगर कोई ज़मीन अगर कोई खाली पड़ी है, अगर वहाँ पे किसी का कब्जा है, तो सबसे पहले वहाँ उसको सेल आउट करने से अच्छा वहाँ रेंट पे देने से पहले मुझे लगता है वहाँ जो हमारी अधिकारी हैं, जो हमारे कमिश्नर हैं, उनको वहाँ जाके वो जगह को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या किसी ने एंक्रोच तो नहीं किया। उसके बाद आप किसी को बेचें, उसके बाद किसी को आप वहाँ पे रेंट पे दें। क्या जेडीए वालों ने नहीं देखा था? और अगर नहीं देखा तो आज उन लोगों को कहीं और ऐशियानात बना दें और वहाँ पे उन परिवारों को भी बसाया जाए। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को हिंदू मुसलमान के बीच में फंसाया जा रहा है। जो रोज़गार जम्मू के अंदर पैदा होने थे, 370 टूटने के बाद जो सुनहरे सपने दिखाए गए थे, आज कहाँ हैं? जम्मू के बच्चे अगर अपना हक मांग रहे हैं तो उनको लाठियाँ दिखाते हैं, उनको लाठियाँ मारते हैं। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है। ये भाजपा का जो वो नारा है, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, क्या आप ऐसे आत्मनिर्भर करेंगे भारत को, जम्मू कश्मीर को? क्या आपने इसलिए 370 तोड़ा था कि आप अपनी मर्ज़ी से जम्मू कश्मीर के अंदर हर रूल बनाएं, ब्यूरोक्रेसी इस तरह से हावी करें? क्यों नहीं इलेक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं? क्यों नहीं डिलिमिटेशन को जल्द से जल्द अनाउंस किया जाता? जम्मू का बच्चा, जम्मू का बेरोज़गार साथी जो है वो आज त्राहिमाम कर रहा है, वो कहाँ जाए? आज खाने के लाले पड़ गए हैं। और इस कोरोना के बाद जम्मू को वाइन शॉप का माफियाओं का शहर बना दिया। आप मुझे बताएं, मार्च में दोबारा इनके टेंडर होंगे। इस बार जो मार्च में टेंडर होंगे, क्या आपको लगता है कि जो निर्देशावली है उसका पालन किया जाएगा कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल? कौन सा पालन की बात करते हैं आप? मुझे एक बात बताएं अक्षय जी, आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं, क्या आप कच्ची सोनी घूमने के लिए गए बीजेपी के ऑफिस में, जहां अभी थोड़े दिन पहले लोहड़ी भी मनाई गई, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भी मनाया गया, और भी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। एंटर करते पहले ही हमें वाइन शॉप के दर्शन करने पड़ते हैं। कौन से मंदिर और मस्जिदों के ऊपर से ये वाइन शॉपें हटाएंगे? कौन सी, किसको दिखाते हैं? ये बोलते हैं कि हम 10 दिन के अंदर हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जम्मू शहर आज माफियाओं के शहर बनते जा रहा है, चाहे माइनिंग माफिया का शहर हो, चाहे वाइन शॉप माफिया वालों का शहर हो। जिस तरह से आपने गौरव जी कच्ची छावनी की बात की, कच्ची छावनी में 2 बार म्यूनसिपल विभाग द्वारा एंक्रोचमेंट हटाई गई, लेकिन आज वहाँ पर एक आलीशान तरह की दुकान बन चुकी है। देखिए, यही तो रोना है। अगर हाउस में अमित गुप्ता, गौरव चोपड़ा, जो हमारे साथ और हमारे जो साथी हैं, अगर वो कहते हैं कि करप्शन हो रही है, कुछ गड़बड़ है दाल के अंदर, हमें इतने साल हो गए कहते हुए, तो इसका मतलब इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है। 2 बार हमारे जॉइंट कमिश्नर वहाँ गए, बड़ा हल्ला हुआ और दोनों बार वहाँ से शटर तोड़ दिया गया। आज वहाँ शटर लग गया, 40 फुट का शटर लग गया, छोटा सा 40 फुट का शटर लग गया, और बाकी जगह जहाँ नहीं चली वहाँ से शटर उखाड़ दिए गए। क्यों? कौन जवाबदेही है? इसके ऊपर रूल्स बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी सोमवार को 7 फरवरी को हमारी जनरल हाउस की मीटिंग है, उसमें हमारे बायलॉज डिसाइड किए जाएंगे। ज़रूर उसमें हम इस मुद्दे को भी हटाएंगे कि बेरोज़गारी को, बढ़ती बेरोज़गारी को देखते हुए जहां नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं, वहां नौजवान साथी बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने शादियां करनी हैं, उन्होंने सेटल होना है, तो एक दुकान ही तो बना रहे हैं।
ये शटर को लीगलाइज करना चाहिए। उसकी जो फ़ीस है आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी फ़ीस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिले और वहाँ पे लीगलाइज हो जाए। गुरु जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हाउस फिर से एक बार लगने वाला है, पिछले दिनों म्यूनसिपल विभाग में 3 कमेटियों की इलेक्शन हुई, भाजपा के तीनों चेयरमैन बने, लेकिन अपोजिशन में ना कांग्रेस ने भागीदारी ली ना ही इंडिपेंडेंट ने भागीदारी ली। ऐसा क्यों कमज़ोर हो गई है म्यूनसिपल विभाग के अंदर भी कांग्रेस और इंडिपेंडेंट? नहीं, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट कमज़ोर नहीं हुई। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट आज भी अपोजिशन का भरपूर रोल निभा रही है। इसके ऊपर मैं अक्षय जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपको अपना डर सताने लगा कि आपके साथी कहीं आगे पीछे बिखर ना जाएं, तो आपने इस इलेक्शन को ओपन करवा दिया। और जब ओपन वैलिड आपने इलेक्शन करवाया, क्यों आपको इतना डर क्यों सता गया? आप कराते सीक्रेट वैलिड, जैसे आपके मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए थे, जैसे पहले चुनाव हुए थे, करवाते तो फिर देखते। ठीक है, हमारे पास नंबर्स कम थे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पर हमारे चीफ विप से भी बात हुई है और इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटर से भी बात हुई है और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। गौरव जी, इन दिनों ना हम देख रहे हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गलियों में अंधेरा पसरा हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स गलियों में लगी हुई हैं, वहाँ पर कंप्लेंट करने के बाद भी एक हफ्ते तक कोई स्ट्रीट लाइट ठीक करने नहीं आता। जो लोग आए हैं, आज जो कुछ लड़कों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हमें टाइम से पेमेंट नहीं मिल पा रही। कई जो ठेकेदार थे वो भी छोड़ के चले हैं, जो नए ठेकेदार बनाए हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाते। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा अक्षय जी, क्योंकि अगर मैं अपने ही वार्ड की बात करूं तो वहाँ पे मेरे को रोज़ इतनी कंप्लेंट्स आती हैं। अब लोगों की हम सेवा तो वहाँ कर रहे हैं, लेकिन अब गलियों नालियों से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने MOU साइन किया था, वो कंपनी कहाँ है हमें नहीं मालूम, कितने ठेकेदार इनके चेंज हो गए, कितने लड़के चेंज हो गए, और जो नंबर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया था वो आज कोई नहीं उठाता, वो नंबर बंद पड़े हैं। तो किसको हम बार बार एक्शन को तंग करते हैं और एक्शन को बोलते हैं और वो टीम भेजेंगे, और जब भेजते हैं तो जो लाइट जल जाती है उसको वो रिपेयर, तो कोई तार में कार्बन हो तो उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन जो जल गई है उसको न्यू लाइट है उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते। जब हम पूछते हैं तो लाइटें आ रही हैं, बस लड़का आ जाएगा, बस कल आएगा, नई लाइटें आ रही हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आ रही। जिस तरह से मेयर साहब दावा करते हैं, देखिए मेयर साहब तो बड़े दावा करते हैं। मेयर साहब के दावों के ऊपर जाएं तो फिर जम्मू शहर का नक्शा ही चेंज हुआ हो। और मेयर साहब के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि ये वर्टिकल गार्डन जो लगे हैं 3.5 करोड़ की लागत से सिर्फ ये 11-12 पिलरों के ऊपर लगा है, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और सेंटर से मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी जी उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं, तो अगर उनके ऊपर जाएंगे तो वो बड़ा कुछ बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज किसी भी वार्ड में चले जाएं, स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, उसको नई लाइटों को इंस्टॉल करने के लिए कोई नहीं आ रहा, रिपेयर करने के लिए कोई नहीं आ रहा, कंप्लेन नंबर कोई नहीं है। और जी आखिर में अब एक ही सवाल रह गया है हमारा, नक्शा बनाने के लिए आज तक लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखिए आज भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता नहीं था कि अब वोका कमेटी को भी ख़त्म किया गया है। बिल्डिंग परमिशन को बड़ा इजी किया गया है, लेकिन लोगों तक बात पहुंचाई नहीं जा रही। वहाँ अब नया स्कैंडल जो वहाँ चल रहा है, ड्राइंग पास करवाने का स्कैंडल, जो आप ड्राइंग लेके जाएंगे वो पास नहीं होगा, जो वो ड्राइंग बनाएंगे वो पास होगा, और उसके चार्जेस अलग होंगे, उसके चार्जेस बिल्कुल अलग होंगे। आपने देखा कि रूलर्स में भी नया जो लैंड पॉलिसी आ गई है। अगर वहाँ आपने जो कहते थे कि स्वच्छ भारत के तहत जो वहाँ पे टॉयलेट्स बनाने थे ग्रामीण लोगों के लिए, उसके लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तक ठोस पॉलिसी जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ लोगों को तंग कैसे किया जाए, हरास कैसे किया जाए, उसके ऊपर ज़्यादा पॉलिसी बनती है। लोगों के बेनिफिशरी के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए पॉलिसीज़ यहाँ कम बन रही हैं। तो मेरा यही निवेदन है आपके
चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपके पास आज कॉरपोरेटर्स हैं, पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबर्स, इतनी बड़ी टीम, इनके साथ एक मीटिंग करें, सेमिनार करें और इनके मसले सुने और जम्मू के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जम्मू के दुकानदारों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जम्मू के ट्रांसपोर्टरों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जम्मू के बेरोज़गार युवाओं के लिए पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो सोचे कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कुछ करके दिखाया। ठीक है गुरु जी, बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे गौरव चोपड़ा जी। आखिर में इन्होंने ये कहा कि हमारे जो जम्मू के एलजी महोदय मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हें डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, मेयर, डिप्टी मेयर या काउंसलर जितने भी हैं, उन्हें सबको बिठाकर एक वार्ता करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर का अच्छे तरीके से विकास हो पाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।